हेलो 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 हेलो। तो कैसे आप सभी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल पर। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी की ताबड़तोड़ क्लासेस लेकर आप सभी के बीच में आ चुके हैं। और आज जो है हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है, जो कि मैंने इससे पहले के लेक्चर में बता दिया। तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट से जाइए, पहले का लेक्चर करके आइए। और अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ रहे हैं तो सबसे पहला सजेशन मेरा आपको ये है कि आप पार्ट फर्स्ट से लेक्चर को अटेंड करिए, और उसके बाद आपको जो चीजें हैं वो बहुत शानदार समझ में आने वाली हैं, एकदम अल्ट्रा लेवल पर आने वाला है। क्लियर? तो ज्यादा बातचीत पे समय नहीं लगाएंगे, क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि आज हम लोग का 14 अगस्त है और नेक्स्ट डे हम लोग का 15 अगस्त है। तो जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन है तो उनको तो लड्डू खाने का मौका मिल जाएगा, क्यों भाई? लेकिन अगर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उनको भी लड्डू खाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं, है ना? और आप आके क्या कर सकते हैं, लड्डू को ले जा सकते हैं। या फिर आपको ऑनलाइन ही लड्डू खाना हो, अगर, क्यों भाई, अगर आपको क्या करना हो, ऑनलाइन लड्डू खाना, तो यहाँ से खा लीजिए। बढ़िया वाला खिलाएंगे, कोई ऐसा वैसा लड्डू नहीं है ना, बढ़िया। तो आप यहाँ से आ सकते हैं, कई तरीके वैरायटी के लड्डू आपको मिल जाएंगे, और जो मन में आपको अच्छा लगे वो आप उठा के खा सकते हैं। क्लियर? और अगर रियल में खाना है, वास्तव में खाना है, तो आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, इंस्टीट्यूट पर। और कहाँ है इंस्टीट्यूट आपका? हिंदू इंटर कॉलेज के ठीक सामने, प्रकाश बुक डिपो के जस्ट बगल, एसएनटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर। किस नाम से? एसबी ट्यूटोरियल। ठीक है? जिस नाम से आपका चैनल, उस नाम से आपकी कोचिंग। तो ज्यादा बातचीत में समय नहीं लगाएंगे, क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं यही बता देना चाहता हूं कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पता है क्या होने वाला है? वो प्रिज्म होने वाला है। क्या होने वाला है आज का टॉपिक? प्रिज्म होने वाला है। ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चा लोग, वो क्या होने वाला है? हा? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रिज्म। क्या होने वाला है? प्रिज्म होने वाला है। तो आप जो देख रहे हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये प्रिज्म है। और ये आपका बना हुआ है, सपोज किसका? जरूरी नहीं कांच का ही हो। अगर बनाने का तो बहुत तरीकों से बन सकता है, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बन सकता है, लेकिन स्पेशली कांच लेते हैं। ठीक है ना? अब कांच में ये जो सामने का भाग देख रहे हो, त्रिभुज के आकार का ये भाग दिख रहा है ना, बोलो। इसको बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। क्या बोलते हैं? मुख्य परिच्छेद, मतलब प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं इसको। प्रिज्म के जो भाग होता है त्रिभुज के आकार का, इसको बोलते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। क्लियर? अच्छा देखो, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, क्यों? पहला त्रिभुज। और इसके बैक साइड भी तो एक त्रिभुज होगा भाई। आगे एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ, तो इसके पीछे साइड भी त्रिभुज होगा। क्यों? होगा कि नहीं होगा? जैसे त्रिभुज है अगर ये, तो इसके पीछे भी तो त्रिभुज होगा ना। तो इसमें पता कितने त्रिभुज होंगे? प्रिज्म में कितने त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं? दो त्रिभुजाकार। कितने? आपका दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है। और अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो एक पृष्ठ ये है। क्यों? क्यों? चतुर्भुज दिख रहा है ना, आयताकार पृष्ठ दिख रहा है ना। तो एक आयताकार पृष्ठ ये हो गया, एक इसके पीछे होगा, और एक ये जिस पर ऐसे रखा हुआ होगा। ठीक है? मतलब जैसे ऐसे है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है ना? तो एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, और एक ऐसे रखा हुआ है ना, तो तीसरा पृष्ठ ये हो गया। तो आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं इसमें? इसमें कितने होते हैं? तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। ठीक है ना? और इसमें प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वो प्रकाश को कितने रंगों में, ये दोनों प्रकाश को क्या करता है प्रिज्म? ये प्रकाश को हमारे कितने रंगों में बांट देता है? 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में। और कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 कलर्स में इसको डिवाइड कर देता है। तो प्रिज्म कांच का बना होता है, समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब इसमें प्रकाश क्या कर सकता है? निकल सकता है एक साइड से दूसरी साइड।
और इसमें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है और इसका मुख्य काम है प्रकाश को 7 रंगों में क्या कर देना, विभक्त कर देना। क्लियर? तो आप क्या देखेंगे इसमें कि जो त्रिभुज का सबसे निचला पार्ट होता है ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार। क्या बोलते हैं? प्रिज्म का आधार बोलते हैं। और इसको जहां से प्रकाश अपने मार्ग से क्या करता है, मुड़ जाता है, उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इतने में हो तो बताओ। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म हमारा क्या होता है? तो प्रिज्म किस चीज का बना होता है? कांच या किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से बना हो, एक ठोस और त्रिविमीय प्रकाशी के अंतर है। क्या है? प्रकाशी की अंतर है। ठीक है, जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 क्या होते हैं, आयताकार पृष्ठ होते हैं या फलक होते हैं। पृष्ठ को फलक भी कहते हैं। और यह सफेद प्रकाश को उसके कितने रंगों में, 7 रंग, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। और प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्णविक्षेपण भी कहलाता है। ठीक है ना? तो प्रिज्म समझ में आया क्या होता है? तो इस तरीके से आप देख भी रहे होंगे प्रिज्म जो है ये कांच का है और इसने प्रकाश को कितने रंगों में डिवाइड कर दिया, यहां से देख रहे हो कितने रंगों में, 7 रंगों में डिवाइड कर दिया। सबसे नीचे देखो, सबसे ऊपर कौन सा कलर है, सबसे ऊपर लाल रंग है। सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, बैगनी। अच्छा बताओ इसमें कितने कलर हैं? दिख कितना रहा है? देखो ये लाल हो गया, क्यों, क्या हो गया, लाल दिख रहा होगा, पीला दिख रहा होगा, हरा दिख रहा होगा, आसमानी दिख रहा होगा, नीला दिख रहा होगा, क्यों? लेकिन है इसमें 7 कलर, दिखाई हमको सिर्फ 4 से 5 कलर ही देते हैं। क्लियर? क्यों? बाकी 2 कलर बीच में जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो बैगनी हो गया, फिर आसमानी हो गया, बैगनी हो गया, फिर नीला हो गया, मतलब बैगनी हो गया, आसमानी, नीला, हरा, पीला, और देखो यहाँ ऑरेंज है और ऊपर रेड है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7। और अब देखो यहां से आपको दिख रहा होगा, क्यों, देखो एक ये रखा हुआ है ना, बोलो भाई, एक त्रिभुजाकार पृष्ठ ये हो गया, एक त्रिभुजाकार पृष्ठ ये हो गया, एक आयताकार पृष्ठ ये हो गया, एक आयताकार पृष्ठ ये हो गया 2। ठीक है, और एक जो है ये रखा हुआ है, मतलब एक ये हो गया और एक इसके पीछे साइड जो होगा। ठीक है, तो प्रिज्म जो होता है इसमें 3 आयताकार पृष्ठ, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ कांच से मिलकर बना होता है। जहां से प्रकाश मुड़ जाता है उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, और बाकी ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का क्या, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, मतलब सामने का भाग। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बनता है इस कोण को लिखते हैं ए से, और इस ए को बोलते हैं क्या, प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। यहां से पढ़ने के बाद प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाता है, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर? और ये जो नीचे का भाग आप देख रहे हैं ये हमारा होता है प्रिज्म का क्या, आधार। और प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो आधार की ओर जो है वो क्या होता है, बेंड हो जाता है। क्लियर? मतलब मुड़ जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आगे हम चलते हैं और देखेंगे हम लोग प्रिज्म पे प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कैसे होता है, मतलब किसी प्रिज्म में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। आइए इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, और बहुत ध्यान से समझना। क्या करना? बहुत ही ध्यान से इसको क्या करना है, समझना है। क्लियर? अच्छा, प्रिज्म पर जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किस कलर का होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होता है? और क्या सूर्य का प्रकाश आंखों से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रकाश की वजह से वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं आंखों से दिखाई नहीं देता। क्लियर? अब होगा क्या कि अब सपोज कोई
प्रकाश की किरण ऐसे चलता है और कहां पर पड़ेगा, प्रिज्म पर इस तरीके से पड़ा, ठीक है। क्या कोई प्रकाश की किरण हम लोग लिए इस तरीके से, सपोज ये कहां पर गया, ये इस तरीके से गया कहां पर, बोलो हाँ बोलो, अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ा। अच्छा पहले नाम दे देते हैं इसको, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। तो अब बताओ हमको क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब। क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे अभिलंब को खींच देंगे, क्लियर, बोलो। तो यहां पर प्रकाश आके पहुंची, ठीक है। तो यहां से हम लोग प्रकाश की किरण को कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्या हम लोग जानते हैं कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, तो प्रकाश को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, क्यों। लेकिन जब प्रकाश कांच वायु से किसके अंदर जा रहा है, प्रिज्म कांच का बना होता है ना, तो प्रकाश वायु से कांच में जाता तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब ये जो सीधे इसको जाना चाहिए था, ये अभिलंब की ओर ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि प्रकाश विरल से किसमें जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, ठीक है। कांच के अंदर प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। अब बताओ यहाँ प्रकाश कांच से भी तो बाहर जाएगा, प्रकाश कांच से भी क्या करेगा, बाहर जाएगा, तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो, यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, अभिलंब ऐसे खींचना पड़ेगा। तो यहां भी हमने क्या कर दिया, अभिलंब खींच दिया इस तरीके से, जैसे यहां खींचे थे वैसे यहां खींच दिया, ठीक है। तो अब बताओ प्रकाश किससे किसमें जा रहा है, अब प्रकाश पहले विरल से सघन में गया, फिर सघन से इसमें जा रहा है, विरल में। जब प्रकाश सघन से अगर विरल में जाता है तो ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सघन से विरल में जाने पर प्रकाश अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो इस तरीके से प्रकाश जो है वो कहां से हट जाएगा, प्रकाश अभिलंब से क्या हो जाएगा, बोलो, प्रकाश अभिलंब से क्या हो जाएगा, बोलो, दूर हट जाएगा, क्लियर, बोलो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से ये प्रकाश जो है ये आएगा ऐसे, इधर को गया और इधर को निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिज्म के अंदर प्रकाश क्या होता है, आधार की ओर देखो मुड़ा कि नहीं मुड़ा, तो क्यों प्रिज्म प्रकाश को आधार की ओर मोड़ता है, अपवर्तन के कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब यहां पर जो कोण बन रहा है, इस बनने वाले कोण को सपोज हमने क्या मान लिया, अगर I1 मान लेंगे तो बताओ यहां पर जो कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका, I2। क्यों, ये दोनों कोण पहले तो बराबर होंगे, I1 क्या होगा, I2 के बराबर होगा, या फिर इसी को E भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, E। ये आपतन कोण है और E जो है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच निर्गत कोण, ये आपतन कोण, आने वाली किरण के बीच आपतन कोण, जाने वाली किरण को निर्गत कोण बोलते हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये जो है अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, R1, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और ये हमारा प्रिज्म कोण है, और प्रिज्म कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो, इतने में किसी को कोई दिक्कत, हाँ फिजा ध्यान दो, इतनी बात समझ में आया। तो ये है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। तो जब आप देखेंगे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, क्लियर। अब इसके आगे अगली हेडिंग हमारी है न्यूनतम विचलन कोण। इसके आगे हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, विचलन कोण है। अब विचलन कोण क्या होता है, आओ इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा लें, किसको, ये आपतित किरण यही तो है ना, अगर इस आपतित किरण को हम लोग क्या कर लें, आगे की ओर ऐसे बढ़ा दें, क्लियर। और ये क्या है, जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण ना। और अगर हम निर्गत किरण को क्या कर दें, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा लें, तो ये जिस पॉइंट पर मिलता है
वहां पर जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग लिखते हैं डेल से। किससे लिखते हैं? डेल से। और उस डेल को ही हम लोग बोलते हैं क्या? इस डेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस डेल को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। समझ में आया? विचलन कोण क्या होता है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की जो आपतित किरण है उसको आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहां पर जो कोण बनता है उस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। आया समझ में? तो डिफिनेशन इसका क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जब आपतित किरण को क्या करा जाए? आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को क्या किया जाए? पीछे बढ़ाया जाता है, तो दोनों के मिलने से जो बना कोण होता है उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। ठीक है? और इसको हम लोग किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। डेल या डेल्टा। ठीक है? इसको हम लोग किससे लिखते हैं? डेल या डेल्टा से। और बहुत जगह पर ऐसे भी लिखा जाता है इसी को। ठीक है? तो हम लोग ग्रीक भाषा में अगर बात करेंगे तो डेल से लिखते हैं। ठीक है ना? और हमको क्या करना है? यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, उसको जानकारी में रखना। क्या 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा? अच्छा, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? हाँ, कितने कलर होते हैं? पक्का? प्रकाश में कितने कलर होते हैं? कितने? 7 होते हैं। टेबल कहाँ है? दिख नहीं रहा है। ठीक है? और इसमें 4 5 6 7 हुआ। 8 भाई। ठीक है? अब इस तरीके से विचलन कोण के बारे में हम जानते हैं। रंग पहले लिख देते हैं। पहले हम लोग क्या रख देंगे? पहले हम यहाँ पर सपोज लिख देते हैं रंग को। किसको? रंग को लिख देते हैं। ठीक है? और रंग में यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे विचलन कोण के बारे में। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? अपवर्त नांक के बारे में। और यहाँ पर लिख देंगे किसके बारे में? चाल या फिर तरंग दैर्ध्य लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए जाओ। तो रंग कौन कौन सा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या? रेड। ये 7 कलर्स होते हैं। क्यों भाई? ये 7 कलर्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो अगर हम विचलन कोण की बात करेंगे तो बताओ सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? बैगनी। तो जाहिर सी बात है जो कलर सबसे नीचे होगा उसके बीच विचलन कोण, जैसे मान लो ऐसे यहां से रेड कलर गया है तो बताओ यहां कोण ज्यादा बनेगा कि यहां ज्यादा बनेगा? नीचे वाले पे बनेगा ना। तो कौन सा कलर सबसे नीचे होता है? बैगनी। बोलो, अभी प्रिज्म से पढ़े हो ना? अभी क्या पढ़े हो कि सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? तो जो सबसे नीचे होगा, जो सबसे ज्यादा अपने प्रकाश के मार्ग, मतलब जो किरण सबसे ज्यादा अपने मार्ग से मुड़ेगा उसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। जो अपने मार्ग से सबसे ज्यादा मुड़ेगा उसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ता है? वायलेट। वायलेट मतलब सबसे ज्यादा बैगनी मुड़ता है। जैसे ये है प्रिज्म और इस पे पड़ा तो प्रकाश ऐसे 7 रंग में निकला। बोलो, तो सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर क्या? रेड। आपतित किरण को आगे बढ़ाया तो बताओ यहां ज्यादा कोण बन रहा है कि यहां ज्यादा कोण बन रहा है? वायलेट पर बन रहा है ना। तो जो रंग सबसे नीचे होगा उसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। तो विचलन कोण मतलब डेल ना। तो वायलेट का क्या होगा? सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम। क्या होगा?
मैक्सिमम, लेकिन रेट का सबसे क्या होगा फिर, रेट का सबसे कम होगा तो मिनिमम। क्लियर, आया बात समझ में। लेकिन अगर यही अपवर्तनांक की बात करेंगे तो जो प्रकाश की तरफ सबसे ज्यादा मुड़ता है उसका अपवर्तनांक भी तो ज्यादा होगा ना, बोलो, वो भी मैक्सिमम होगा। और क्या होगा भाई, जिसका विचलन, विचलन मतलब मुड़ना और अपवर्तन मतलब मुड़ना, तो जिसका विचलन कोण ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर हम चाल की बात करेंगे तो सबसे कम चाल किसकी होती है, वायलेट कलर की। तो मतलब चाल जो होगी वो मिनिमम होगी वायलेट की, और रेड की क्या होगी, मैक्सिमम। तो अगर हम विचलन कोण की बात करेंगे तो देखो वायलेट से रेड की तरफ आएंगे, वायलेट से अगर रेड की तरफ आएंगे तो विचलन कोण जो होगा आपका, क्या ही गुंडा बनेगा। कहाँ चले गए काका। गजब। अरे कौन उसम आधार, ठीक है, मान लेना लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे जो कलर्स होंगे उनके विचलन कोण क्या होंगे, कम, अपवर्तनांक भी कम होंगे, लेकिन चाल की बात करेंगे तो चाल उल्टा होगा सबका। ठीक है, आ जाइए समझ में, कोई की दिक्कत नहीं। तब आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे न्यूनतम विचलन कोण की। किसकी, न्यूनतम विचलन कोण की अगर हम बात करेंगे, अभी विचलन कोण पढ़ा है और न्यूनतम विचलन कोण, तो अगर हम न्यूनतम विचलन कोण की बात करें, किसकी, अगर हम न्यूनतम विचलन कोण की बात करेंगे तो न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे, न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है न्यूनतम विचलन कोण, आइए उसके बारे में हम ग्राफ से समझेंगे। क्या आगे से समझेंगे, ग्राफ से हम समझेंगे किसको, न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग ग्राफ से समझेंगे। तो ये एक्स अक्ष है ना, बोलो, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष पर हम लोग ले लेंगे आपतन कोण को, एक्स अक्ष पर हम लोग लेंगे किसको, आपतन कोण को। आपतन कोण को लिखते हैं किससे, आई से। और वाई अक्ष पर हम किसको लेंगे, वाई अक्ष पर हम लोग क्या लेंगे, विचलन कोण को लेंगे। अगर हम ऊपर जाएंगे तो विचलन कोण बढ़ेगा, अगर हम इधर जाएंगे तो आपतन कोण बढ़ेगा। क्लियर, ऊपर जाएंगे तो विचलन कोण बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो आपतन कोण बढ़ेगा। और ग्राफ से समझते हैं, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। क्यों, समझना। अच्छा, यहां पर अगर हम चेक करेंगे इस पॉइंट पर, तो आप देखोगे आपतन कोण सिर्फ यहां तक होगा, इतना होगा ना, क्यों, लेकिन विचलन कोण यहां से लेकर यहां तक है। क्लियर, लेकिन अब हम और नीचे अगर आएंगे, यहां पर चेक करेंगे तो आपतन कोण का मान क्या हो गया, बढ़ा, तो विचलन कोण क्या हो गया, यहां से यहां आ गया, मतलब अब इतना हो गया विचलन कोण, मतलब विचलन कोण क्या हो गया, कम हो गया। नीचे आ रहा है मतलब कम हो रहा है। लेकिन अब और आगे अगर हम जाएंगे, इसके बाद यहां पहुंचेंगे तो आपतन कोण तो बढ़ा, लेकिन विचलन कोण यहां देखो कम हो रहा था ना, अब फिर से ऊपर जाने लगा, मतलब बढ़ने लगा। तो जिस स्थिति में विचलन कोण का मान सबसे कम होगा वो स्थिति क्या कहलाएगी, न्यूनतम विचलन कोण कहलाएगा। मतलब आपतन कोण का मान अगर बढ़ाते जाओगे तो विचलन कोण क्या होता है, कम।
एक स्थिति ऐसी आती है कि अब आपतन कोण का मान और बढ़ाओगे तो विचलन कोण का मान घटने की बजाय क्या होने लगता है, फिर से बढ़ने लगता है। तो उस स्थिति में जब विचलन कोण का मान घटने के बजाय बढ़ने लगता है तो वहां पर जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है, और इस स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो देखो लिखा हुआ है कि वह विशेष आपतन कोण जिस पर क्या होता है, प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होता है। सबसे कम मतलब यहां पर होगा, क्यों बोलो, तो जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है, यहां पर ना, जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो प्रिज्म के भीतर प्रकाश की किरण किधर की ओर, प्रिज्म के आधार के बिल्कुल सामने से होके जाएगी। मतलब जैसे ये है प्रिज्म, ये है आधार, तो प्रकाश की किरण इसके अंदर बिल्कुल सामने से होके जाएगी। ठीक है ना। कब, जब स्थिति कैसी होगी, न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी तब। ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आया। तो किसे कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, ध्यान से सुनना कि अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का जो मान है वो घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो उस स्थिति में जो विचलन कोण होता है वो आपका क्या कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण, और उसको हम लिखते हैं किससे, डेलन से प्रदर्शित करते हैं। तो जो चीजें अभी मैंने बोला है इसको आप चाहे कॉपी पे लिख सकते हैं, चाहे आप ये वाली डिफिनेशन कॉपी पे लिख सकते हैं। क्लियर। बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो, इतने में किसी को कोई भी दिक्कत और परेशानी हो तो बताओ। आया ये बात समझ में, सही होगा कि नहीं, गुस्सा आ जाता है कभी कभी कोई कोई चीज। तो न्यूनतम विचलन समझ में आया क्या होता है। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे क्या, ये तो हमारा खैर न्यूनतम विचलन कोण हो गया और विचलन कोण हो गया। तो न्यूनतम विचलन कोण किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। रंग किस कलर का होगा विचलन कोण उस पर डिपेंड करता है। क्यों, लाल रंग होगा तो विचलन कोण कम होगा, बैगनी रंग होगा तो विचलन कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज पदार्थ पर भी निर्भर करता है। पदार्थ किस चीज का बना है, प्रिज्म कांच का बना है या किस चीज का बना है, तो विचलन कोण उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर। तो बोलो इतनी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा। प्रिज्म क्या होता है, दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं, कांच का बना होता है। ठीक है, 7 रंग में ये प्रकाश को बांट देता है। दूसरी बात, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिज्म से कैसे प्रकाश की किरण जो है वो बाहर निकलती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विचलन कोण किसे कहते हैं। समझ में आया कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो होता है वही को कहते हैं। बाकी चार्ट देखा हम लोगों ने और न्यूनतम विचलन के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। क्लियर, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही काम कि एक श्वेत प्रकाश की किरण लेंगे और लेकर जाएंगे किस पर, एक श्वेत प्रकाश की किरण लेंगे इस तरीके से, ऐसे। ठीक है ना। क्या होगा कि एक श्वेत प्रकाश की किरण लिया और ये प्रिज्म के अंदर जाएगा, तो किस तरीके से जाएगा आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो सबसे पहले हमको क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा। बोलो ऐसे तो खींचेंगे ना, ऐसे तो खींचेंगे ना जैसे अभी किया था। तो बताओ प्रकाश क्या होगा, लक्ष्य क्या नाम, नैन्सी, प्रकाश कैसे जाएगा, सीधी रेखा में ना, बोलो सीधी रेखा में जाएगा ना, नहीं मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। किधर की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बोलो, उसके बाद प्रकाश जो है फिर अभिलंब खींचना पड़ेगा, फिर क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा इस तरीके से। फिर से अभिलंब मैंने खींच दिया, तो अब क्या होगा बोलो, प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा ना, बोलो। तो
क्या होगा बताओ? अविलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर हटेगा? दूर हटेगा। अविलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा, मतलब इस तरीके से आएगा। क्यों बताओ? ये इतनी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो, ये इतनी बात समझ में आई? ये इतना बात समझ में आया? अब प्रिज्म को हम नाम दे देते हैं कुछ भी, तो प्रिज्म को नाम दे दिया ए, बी और सी। प्रकाश की किरण को कुछ नाम दे देते हैं, तो ये पी हो गया, यहाँ पर पहुंचा तो ये पॉइंट क्यू हो गया, यहाँ पर पहुंचा तो ये पॉइंट क्या हो गया? आर हो गया, और यहाँ पर पहुंचा तो ये पॉइंट क्या हो गया? एस हो गया। ठीक है ना? ये हमारा जो है ये प्रिज्म कोण है। ठीक है, अब अभिलंब को भी हम कुछ नाम दे रहे हैं। क्या करते हैं? अभिलंब वगैरह को भी कुछ हम लोग नाम वगैरह दे रहे हैं। तो बताओ अभिलंब को क्या नाम दे दें? सपोज यहाँ पर अभिलंब को m नाम दे दिया, यहाँ पर सपोज n नाम दे दिया, जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं उस पॉइंट को o नाम दे दिया। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रकाश इस तरीके से चलकर ऐसे गया हुआ है। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है, अब हम इसी के बारे में जो है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे आइए जानते हैं। ठीक है, तो बताओ ये क्या होगा? आई होगा कि नहीं होगा? क्यों? आपतित किरण है और अभिलंब है, तो दोनों के बीच आपतन कोण बनता है। यहां पर ये क्या होगा? आर होगा। यहां पर क्या होगा? ई होगा। ठीक है ना? क्या होगा? ई होगा। अगर आई का मान 60 है तो ई का मान भी कितना होगा? 60 ही होगा। अच्छा, यहां देखो, प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर समांतर गई है ना, तो स्थिति कैसी होगी? न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी। कौन सी स्थिति है यहाँ पर? न्यूनतम विचलन की स्थिति है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? प्रिज्म को हमने क्या माना है? बोलो, मान लो ए बी सी एक प्रिज्म है ना प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। मैंने कहा था जब त्रिभुज लेंगे तो उसको बोलेंगे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। आगे क्या लिखेंगे बताओ? आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे क्या लिखेंगे बोलो? सबका मान लिखेंगे। पी क्यू। पी क्यू क्या है बोलो? पी क्यू आपका आपतित किरण है। क्यू आर क्या है? क्यू आर क्या है बोलो? अपने मार्ग से मुड़ गया है ना, अपवर्तित किरण। क्यू आर क्या है? अपवर्तित किरण। और आर एस क्या है फिजा बोलो? तथा आर एस क्या है? तथा आर एस निर्गत किरण है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? आपतन कोण और निर्गत कोण को भी लिखेंगे। तो बताओ कोण पी क्यू एम क्या है? पी क्यू एम। तो लिखेंगे कोण पी क्यू एम आई, मतलब आपतन कोण है ना, आई, तथा बोलो, तथा कोण क्या? एन आर एस बराबर क्या है? एन आर एस बराबर क्या है? ई। तो कोण एन एस बराबर क्या है? ई होगा। ठीक है, ई और क्या? अभिलंब। अभिलंब को क्या माने हैं? एम ओ और एन ओ है। तब इतनी चीजें समझ में आया? चित्र में जो मैंने बनाया है, चित्र को पूरा वैसे वैसे मैंने क्या कर दिया है? लिख दिया है। अब देखो कहीं पर क्या बन रहा है? कोण एम क्यू बी। देखो एक कोण बन रहा है यहाँ पर एम क्यू और ये बी, ये एक कोण बन रहा है ना। ठीक है, तो लिखेंगे कोण एम क्यू बी क्या होगा? किसके बराबर होगा बोलो? एन आर सी के। तो कोण एम क्यू बी बराबर होगा किसके? कोण एन आर सी के। और दोनों कोण कितने डिग्री का है? दोनों कोण कितने कितने का है? 90 का। 90 का। भाई अभिलंब है
और सतह है। तो अभिलंब सतह पर लंब होती है, और लंब कितने डिग्री का होता है भाई? ये सतह है, इस पर अभिलंब ऐसे खींचोगे तो 90 का ही तो होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोण MQB बराबर कोण NRC बराबर कितना मान लिया? 90 मान लिया। अब बताओ MQB कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। कौन सा? MQP और PQB। तो लिख देंगे पहले क्या? MQB को क्या लिखेंगे? MQP। तो कोण MQP और प्लस इतना और इतना मिलके ये पूरा बना है ना। तो MQP लिखा और साथ में प्लस में क्या लिखेंगे बोलो? कोण PQB बराबर, ऐसे इधर भी लिखेंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे? कोण NE, कैसे E? NRS प्लस कोण NRS, ये हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया? कोण SRC। बोलो इतने में कोई दिक्कत? हाँ नहीं। अब बताओ MQP किसके बराबर है? I के। तो यहां से MQP को क्या लिख दिया? I, बोलो I हो जाएगा। और प्लस कितना? कोण PQB बराबर NRS कितना है उधर से देखो E, NRS कितना है? E, और प्लस कोण SRC। अब बताओ ये दोनों कोण बराबर बराबर हैं कि नहीं है? हमने अभी कहा था कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में IE के क्या है? बराबर होता है। तो I और E के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ से कोण PQB बराबर हो जाएगा क्या? कोण SRC। और ये हो गया आपतित किरण की दिशा और ये हो गया निर्गत किरण की दिशा। क्लियर? बोलो इतने बात में किसी को कोई दिक्कत और कोई समस्या हो तो? आई समझ में? तो ये हो गया प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के किरण की आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा। कोई दिक्कत? कुछ था ही नहीं। आधा आधा कर लिए, आधा आधा कर लिए, आई मान लिए, ये मान लिए, काट डाले, जो बचा वही लिख दिए। क्लियर? तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल ही फिजिक्स जो है एकदम से आसान। लेकिन दिमाग कितना तुम लोग का काम कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कितना मेहनत अपने साथ कर रहे हो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। अब आइए कुछ इसी के बारे में कुछ जरूरी चीजें जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या जानते हैं? न्यूनतम विचलन की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। न्यूनतम विचलन की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। न्यूनतम विचलन की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। क्या होते हैं आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट देखो, पॉइंट वाइज करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपतन कोण न्यूनतम विचलन कब होगा? आई ई के बराबर होना चाहिए। आई क्या है और ई क्या है? तो हम लोग ये जानते हैं आपतन कोण क्या होना चाहिए? आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। क्लियर? अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो बताओ दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? और क्या होगा बोलो? जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है, जो आपतित किरण है ये और जो निर्गत किरण है ये पृष्ठ के साथ समान कोण बनाना चाहिए, ठीक है। ये प्रकाश जितना कोण बना के आएगी उतना ही बना के क्या होना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। क्लियर? तो मतलब दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमारा कौन सी किरण? हमारा जो है आपतित किरण और कौन सी किरण? आपतित किरण और क्या होना चाहिए?
आपतित किरण निर्गत किरण समान कोण पर झुके होने चाहिए। समझ में आया? और बताओ और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ? तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? हाँ, तो देखो पहला तो हो गया आपतन कोण की निर्गत कोण के जो है वो बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हो गया कि आपतित किरण निर्गत किरण के साथ क्या होना चाहिए? समान कोण पर झुका होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होगा ये बता दो बस। अभी अभी बताए भी थे। अगर आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर है तो स्थिति कौन सी होगी? न्यूनतम विचलन। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण आधार के क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? अभी ये पॉइंट ही तो बताया था कि अगर आई ई के बराबर होगा तो स्थिति कौन सी होगी? न्यूनतम विचलन की। और बताया था जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी तो अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होनी चाहिए। मतलब जो इंसिडेंट रे है जो जब प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो जो रिफ्रैक्टिव रेज है वो क्या होती है? प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यही लिखेंगे तीसरा पॉइंट हम क्या बोलो कि यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति है, यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति है, यदि आपका न्यूनतम विचलन की स्थिति है तो क्या? तो क्या बोलो? तो आपतन कोण निर्गत कोण के, तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के बराबर होगा। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर क्या? प्रिज्म के अंदर जो क्या है प्रकाश किरण वो किसके समांतर हो जाएगी? प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। बुक दे दो उधर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर प्रकाश की किरण क्या होता है? बोलो। आधार के नहीं, प्रिज्म के आधार के। प्रिज्म के आधार के क्या हो जाता है? तो प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाता है। बोलो बात खत्म कि नहीं खत्म? आया? तो कुछ भी है नहीं, कोई भी दम है नहीं इसमें। अगर न्यूनतम विचलन की कंडीशन पूछे तो आई ई के बराबर होना चाहिए, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए, पहला ये। दूसरा, प्रकाश की किरण आधार के समांतर होना चाहिए। तीसरा, आपतित किरण और आपतित किरण और निर्गत किरण पृष्ठ के साथ जितना कोण बना के आता है उतना ही कोण बना के जाना भी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत? हाँ नहीं हो तो बताओ इतने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बोलो। अभी भी नहीं आवाज निकल रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की जो होने वाली है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, जो कि हमारा होता है म्यू इक्वल टू क्या? साइन ए प्लस डेल एम अपान 2, और पूरे के बटे में होता है साइन ए अपान कितना? 2। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होने वाला है इस फार्मूले का प्रूफ। और है बहुत ही आसान, है बहुत ही क्या आसान। अच्छा आसान ही नहीं है, पूरी फिजिक्स ही क्या है? पूरी फिजिक्स ही हमारी क्या है? आसान है। अब डिपेंड ये करता है कि क्लास कैसी होनी चाहिए। क्लास जो है वो होनी चाहिए क्या? भौकाली, है ना? और जब क्लास अगर भौकाली होगी
तभी क्या होगा, समझ आएगा। और समझ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। मन कब लगेगा, जब पढ़ाई में क्या लाओगे, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट आ गया पढ़ाई में तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो रिजल्ट के पीछे भागोगे तो रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा। हमको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से हमारा क्या बनता है, इंटरेस्ट से बनता है रिजल्ट। और रिजल्ट से बनता है क्या, नाम। और जब नाम बनता है तब यही गाना लगता है, यार का नेम चले टॉप का टेम चले। क्यों, तो बिना मेहनत किए कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए मेहनत करके पढ़ो। आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो क्या कर पाए, सीधी सी बात मैं ये जानता हूं, अगर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो क्या कर पाए। ठीक है ना, तो मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तैयारी अभी से करते रहो। नहीं तो फिर तैयारी नहीं करोगे तो तुम्हारी तैयारी ही हम रोक देंगे और फिर यही ले आधा 50-60% पास हो जाओगे। अभी तो 60% के कंडीशन में तुम लोग हो भी नहीं, सही बताऊं तो 60% की कंडीशन में भी मुझे नहीं, जब नहीं याद है वो, अगर कॉपी सही से चेक कर दे गवर्नमेंट तो मैं तो बता रहा हूँ कोई यहाँ फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा जितने लोग बैठे हुए हो। लेकिन वो ऐसे पास कर देता है, कॉपी वापी सही चेक करता है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक तभी करिएगा, नहीं करिएगा निकल जाइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, है ना, और आपने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए आप शुरुआत से पढ़िए। अगर अच्छे से पढ़ना है तो डायरेक्ट आएंगे, बीच में आएंगे तो कुछ भी आने वाला नहीं। क्योंकि सफलता की सीढ़ी की शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। जीरो से हीरो बनना है कि आधे से हीरो बनना है। ठीक है, तो शुरुआत हमेशा जीरो से करो, बेहतर करो। पहली क्लास से पढ़ना चालू करो, बीच में आओगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।